Hello everyone, my name is Ramasra Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you important idioms and phrases. मैं कुछ महत्वपूर्ण idioms and phrases को डिस्कस करूंगा गाइज, तो बहुत ध्यान से क्लास को लीजिएगा। जहां आवश्यकता पड़े वहां वीडियो को पॉज करके मैटर को लिखते हुए तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आज का जो इडियम एंड फ्रेजेस का क्लास है, आज पहला लेक्चर है, तो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है इन हॉट वाटर। तो आप देख सकते हैं कि हॉट वाटर का मतलब क्या होता है। आप सामान्य रूप से अगर कोई भी व्यक्ति हॉट वाटर में अगर पड़ जाएगा, किसी को हॉट वाटर में रख दीजिए तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, टू बी इन ट्रबल, माने समस्या में पड़ना। इन हॉट वाटर का मतलब हो जाएगा क्या, समस्या में पड़ना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आई एम लेट फॉर वर्क, आज मैं अपने काम पर लेट हूं। इट मीन्स आई एम गोइंग टू बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब कि मैं आज क्या हूं, परेशानी में हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जॉब अगर कर रहा हूं, अगर मैं वहां लेट जाऊंगा तो बॉस के सामने मुझे कैसा महसूस होगा कि आई एम इन हॉट वाटर। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और देखते हैं कि माई सिस्टर लॉस्ट हर वॉलेट, माई सिस्टर लॉस्ट हर पर्स, इट मीन्स शी इज इन हॉट वाटर। ठीक है, दूसरा एक तीसरा एग्जाम्पल है कि वी डिड नॉट फिनिश आवर वर्क, हमने अपना काम फिनिश नहीं किया, तो हमारी स्थिति क्या है कि वी आर इन हॉट वाटर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब एक हम आपको इमेज भी दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को है ना गर्म पानी में रख दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से, राइट। ये एक बड़ा सा पॉट है और इसमें गर्म पानी है। ठीक है, और ये देखिए बंदा गर्म पानी में है और एकदम परेशान है, एकदम व्याकुल है, एकदम बेचैन है। तो आप कह सकते हैं, एक बड़ा ही प्यारा मोटिवेशनल लाइन है, आई बिलीव इन गेटिंग इन टू हॉट वाटर। मैं अच्छा लगता है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं हॉट वाटर में ज़रूर रहूँ, मैं परेशानियाँ ज़रूर झेलूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इट कीप्स यू क्लीन। इसका मतलब परेशानियाँ जो होती हैं आपको क्या करती हैं, एक बेहतर इंसान बनाती हैं। कहा जाता है ना कि द टफेस्ट रोल्स आर गिवन ओनली टू द बेस्ट एक्टर्स। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आपको क्या कर रहा है, एक परफेक्ट पर्सन बना रहा है, और ईश्वर की निगाह में आप एक सही व्यक्ति हैं जो समस्याओं को झेल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो गो फॉर द नेक्स्ट, आई विल डिस्कस यू। द नेक्स्ट वन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है कि बिटवीन द डेविल, डेविल मतलब आप जानते हैं राक्षस होता है, और डीप सी माने डीप ब्लू सी का मतलब होता है कि गहरे समुद्र। मतलब होता है ना, जैसे कि एक सेंटेंस है हिंदी में कि ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया एक और है खाई। मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसी समस्या आ जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। तो आप ये समझ सकते हैं ये सिचुएशन क्या होती है, डायलमा। डायलमा का मतलब ही होता है कि दुविधा में होना। देखिए लिखा है डेफिनेशन, टू चूज बिटवीन द टू अनप्लीजेंट सिचुएशन। मतलब इधर दरिया इधर खाई, मतलब किधर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटेंस भी है, यू कैन स्टे हियर विद नथिंग आर फॉलो हिम इन टू द अननोन, यू आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक इमेज के माध्यम से और अच्छे से इस इडियम्स को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देख सकते हैं इस इमेज को कि देखिए एक व्यक्ति है, आप इनको देख सकते हैं, राइट। तो इनकी स्थिति क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दिस जेंटलमैन। कि देखिए इस साइड क्या है, आप देख सकते हैं डीप सी है। ठीक है, और इस साइड आप देख सकते हैं एक डेविल है, राइट। अब इनके लिए भी यही स्थिति है कि भाई हमारे लिए दोनों खतरा है। अगर ये इनको दौड़ा लें, ये डेविल अगर ये राक्षस इन महाशय को दौड़ा ले तो ये इधर समुद्र है, कहां जाएंगे। मतलब रिस्क दोनों तरफ है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड। तो कह सकते हैं कि दिस जेंटलमैन इज इन अ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी।
आई होप गाइस जरूर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो कभी कभी लाइफ में ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां आती हैं जहां हमें सिचुएशन को समझना और हैंडल करना होता है। एक खूबसूरत सेंटेंस के साथ भी हम लोग देखेंगे कि आई एम कॉट, क्या लिखा है, आई एम कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मैं कहां फंस गया हूं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो एडियम्स को देखेंगे ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ना फिश आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मछली को अगर पानी के बाहर निकाल दिया जाए, मछली को अगर पानी के बाहर निकाल दिया जाए तो मछली की कंडीशन कैसी होगी। तो डेफिनेटली जो मछली की कंडीशन होगी वो बहुत ही पेनफुल होगी। आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से कि देखिए मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली की कंडीशन बहुत ही बदतर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं गाइज कि आफ्टर अटेंडिंग 10 to 12 लेक्चर्स मॉर्निंग टिल इवनिंग माई कंडीशन बिकम्स लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, रेस्टलेस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, देखिए लिखा अ पर्सन हु इज अनकंफर्टेबल, देख लीजिए अ पर्सन हु इज अनकंफर्टेबल इन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। देखिए सेंटेंस भी है, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर इन द टाउन। मुझे इस टाउन में इतनी घुटन महसूस होती है, इतना उलझन महसूस होती है कि मुझे वैसे ही उलझन घुटन और तड़फता हूं जैसे कि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। और बेस्ट हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी से प्रेम कर रहे हों, बहुत किसी से हार्टली लव कर रहे हों और वो आपसे सेपरेट हो जाए तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाती है, लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। इस इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि दे बोथ वर इन लव, राइट, एंड नाउ बोथ आर सेपरेटेड। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो कंडीशन है तो वो कैसी हो गई है, इनकी जो कंडीशन है वो कैसी हो गई है कि द कंडीशन हैज बिकम लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बोथ वर इन लव एंड नाउ दे आर सेपरेटेड, राइट। अब ये अलग हो गए हैं तो इनकी कंडीशन कैसी बन गई है, लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर। तो गाइस आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ गया होगा एंड यू अंडरस्टूड वेल। ठीक है, अब देखिए अगला जो इडियम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे तो और समझ में आएगा। लिखा है कि लॉक, स्टॉक एंड बैरल। तो इसको समझने के, बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कैसे समझेंगे, ये गन है तो देखिए गन के इस पार्ट को क्या कहा जाता है, लॉक, ठीक है, सॉरी स्टॉक कहा जाता है। और ये देखिए जो पोर्शन है ये क्या है, लॉक है ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल। आप बताएं यदि किसी गन से उसका स्टॉक निकाल लिया जाए, उसका लॉक निकाल लिया जाए और जो उसकी नली है उसको निकाल लिया जाए तो इसका मतलब सब कुछ निकाल लिया आपने। लॉक स्टॉक एंड बैरल, अगर कोई गन से तीनों चीजें निकाल लें तो कुछ बचा उसमें, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब जो मीनिंग निकलेगा, कंप्लीट पैकेज या कोई चीज कंप्लीटली निकाल लेना, तो आप इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, कंप्लीटली एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है, या हम कह सकते हैं कंप्लीटली एवरीथिंग, द होल, सब कुछ। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होगा सब कुछ कंप्लीटली निकाल लेना या हटा देना। तो जो सबसे बेस्ट मीनिंग होगा, कभी एग्जाम में आता है तो होता क्या है, कंप्लीटली होगा। आई होप गाइज ये भी समझ में आ गया होगा। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का एक और भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो क्या है, जैसे कि शी लेफ्ट द हाउस, है ना, विथ लॉक स्टॉक एंड बैरल। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति घर से भागता है या घर से जाता है तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, अपने सबसे फेवरेट क्लोथ्स, कुछ अपने फेवरेट गिफ्ट्स, कुछ फेवरेट चीजें, वो सब कुछ पैक करके तब जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, इट मींस द लेडी लेफ्ट द हाउस विथ लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, जो अगला इडियम्स है ये भी बहुत प्यारा है, क्या है कि टू शो व्हाइट फीदर।
टू शो व्हाइट फीदर का मतलब क्या होता है? फीदर इसी को कहते हैं, जो पंख होता है उसी को फीदर कहते हैं। टू शो व्हाइट फीदर का आशय क्या होगा? तो देखते हैं कि टू शो व्हाइट फीदर, देख लीजिए यहां लिखा हुआ है कि टू शो व्हाइट फीदर मीन्स होता है टू शो फियर, राइट? क्या दिखाना? टू शो व्हाइट फीदर का मतलब होता है टू शो फियर, डर दिखाना। अब जैसे कोई व्यक्ति डर गया है तो उसी चीज को कहता है डोंट शो व्हाइट फीदर, means don't fear, right? And the meaning of this idiom has nothing to do with the feather. यहां feather का कोई मतलब विशेष नहीं है, but to show white feather मतलब होता है to show fear होता है। ठीक है, आप इमेज से भी देख सकते हैं, ये दोनों इमेज क्या हो रहा है कि she is feared, she is scared भी लोग कहते हैं। इस इमेज को भी देख के आप समझ सकते हैं कि द लेडी इज मच फियर्ड, लेडी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो आप इस इमेज को देख करके समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका टू, हाँ, फीदर इन वंस कैप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी इडियम्स है, एग्जाम में भी आता है। हाँ ना, फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है कि पहले के जमाने में कोई मेडल वगैरह तो होता नहीं था, तो यदि किसी के टर्बन पे, किसी की पगड़ी पर, किसी के कैप पर एक फीदर अगर लगा दिया जाता था, आप देख सकते हैं कि ये एक हैट है, और आप देखिए ये हैट जो है कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि देखिए इसमें फीदर लगने की वजह से ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक सिंबल ऑफ स्टेटस होता था, एक बड़े व्यक्ति की पहचान होती थी, एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी का एक टोकन हुआ करता था। ठीक है, तो अ फीदर इन वंस कैप का मतलब धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या हो जाएगा, एन अचीवमेंट फॉर विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी अचीवमेंट के लिए जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसे कहा जाता है फीदर इन वंस कैप। आप देख सकते हैं, अगर इस इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या है, इनके कैप में एक फीदर लगा हुआ है, लगा है ना बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली दिस जेंटलमैन इज समवॉट वेरी स्पेशल पर्सन। ये क्या है, एक बहुत ही स्पेशल पर्सन आपको दिख रहे हैं। क्लियर गाइस? तो आप देखिए कह सकते हैं फीदर इन वंस कैप का मतलब एन अचीवमेंट फॉर विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब देखिए अगला जो इडियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, क्या है, गुड स्मार्टियन। गुड स्मार्टियन, देखिए गुड और स्मार्ट आप किसे कह सकते हैं, एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वह व्यक्ति जो जेंटल हो, वह व्यक्ति जो किसी की मदद करता हो, किसी का आदर करता हो, किसी का रिस्पेक्ट करता हो, तो उसे गुड स्मार्टियन कहते हैं। गुड स्मार्टियन को समझने के पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं कि देखिए अब ये क्या है कि एक गरीब आदमी रास्ते में पड़ा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति देखिए आप देख सकते हैं कि इनको पानी वगैरह पिला रहा है। तो इसे ये कह सकते हैं कि ये क्या है, गुड स्मार्टियन है। देखिए यह व्यक्ति इनकी मदद कर रहा है, ये पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हैं तो इनकी पूरी मदद कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये दिस जेंटलमैन इज गुड स्मार्टियन पर्सन। इसे कह सकते हैं कि दोज हु हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुड स्मार्टियन। ठीक है, तो अब आपको हम मीनिंग समझाते हैं तो चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए गुड स्मार्टियन का मीनिंग देखिए क्या लिखा है, गुड स्मार्टियन मीनिंग इन इंग्लिश क्या होता है, अ पर्सन हु जनरली हेल्प अदर्स इन डिस्ट्रेस। मतलब गुड स्मार्टियन वह व्यक्ति होता है जो दूसरे की मदद उसकी आवश्यकताओं में, तकलीफ में, कष्ट में करता है। ठीक है, जैसे दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, अ काइंड पर्सन हु हेल्प्स इन डिफिकल्टी। एक दयालु व्यक्ति जो किसी की मदद परेशानियों में करता है। ठीक है, देखिए बेनोवेलेंट हु अराइव्स एज एन एंजल इन द प्लाइट ऑफ मैन। कहने का आशय ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि गुड स्मार्टियन उसे कहते हैं अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन हिज आर हर सोर नीड। किसी की परेशानियों में मदद करने वाले व्यक्ति को गुड स्मार्टियन कहते हैं। आप इमेज से भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो गो फॉर द नेक्स्ट, टू राइज लाइक फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, फोनिक्स एक प्रकार की चिड़िया होती है। फोनिक्स क्या होती है? एक प्रकार की चिड़िया होती है। मैं आप उस चिड़िया का इमेज दिखाऊंगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो फोनिक्स जो होता है आप देख सकते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ अ फोनिक्स। इसकी खास बात यह होती है कि जब ये मर जाती, जैसे आग में अगर ये कूद जाए, तो ये जब अगर मर जाएगी तो इसके राख से, ध्यान दीजिएगा, इसके राख से दूसरी चिड़िया उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी चिड़िया जो कभी मरने वाली नहीं है, जो कभी मरेगी नहीं, इसका कभी अंत नहीं होगा। जैसे रक्त बीज संडन संहारी वाली बात है कि अगर उसका खून का एक भी बूंद नीचे गिरेगा तो ढेर सारे उसी की तरह लोग पैदा हो जाएंगे। तो अब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। टू राइज लाइक फोनिक्स का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए क्या होता है। टू राइज फ्रॉम द एसेस, देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, टू राइज फ्रॉम द एसेस, राख से उत्पन्न होना, मीन टू बी रीबिल्ट आर रीन्यू, मतलब राख से उत्पन्न मतलब क्या होता है, कोई चीज नष्ट होने के बाद फिर पुनः अपनी आकार में आ जाने को कहा जाता है। ठीक है, एंड टू रिटर्न एज अ न्यू आफ्टर बीइंग डिस्ट्रॉयड, और एकदम नए तरीके से जीवंत हो जाना। जैसे मरने के बाद आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम जी जब रावण को मार रहे थे तो एक रावण के मरने के बाद दूसरा रावण पैदा हो जा रहा था, दूसरा मारते थे तीसरा पैदा हो जाता था। कुछ ऐसा ही होता है टू राइज लाइक फोनिक्स। आप देख सकते हैं कि द अर्थ क्वेक वॉज डेवास्टेटिंग टू द सिटी, मतलब द अर्थ क्वेक है ना, वॉज डेवास्टेटिंग टू सिटी, माने अर्थ क्वेक मतलब आप समझ सकते हैं भूकंप आने के वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इसका मतलब पूरा राख हो गया। अब उस राख से पुनः निर्माण करना ही क्या हो जाएगा, टू राइज लाइक फोनिक्स। तो क्या हो जाए सिटी, बट इट इज ऑलरेडी राइजिंग फ्रॉम द एसेस एंड, है ना, पार्ट एंड पार्ट्स हैव बीन कंप्लीटली रिस्टोर्ड, और बाकी के जो भी नुकसान हुआ था वो पुनः रिस्टोर हो गया, अपने सही अवस्था में हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फोनिक्स चिड़िया है। ठीक है, आई होप इमेज के माध्यम से आप लोग को थोड़ा ज्यादा जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला है कि टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट लिखा हुआ है, टू मीट वंस वाटरलू का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है कि until and unless you meet once वाटरलू, वंस वाटरलू मतलब होता है कंप्लीट डिफीट होता है। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें कंप्लीट डिफीट को दर्शाया गया है। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज, है ना। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है कंप्लीट, है ना, कंप्लीटली डिफीटेड। और सेंटेंस भी आप समझ सकते हैं कि until and unless you meet once वाटरलू, जब तक आप एक बार कंप्लीटली डिफीट नहीं होंगे, फेल्योर नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे, तब तक आप आगे अपने को डेवलप नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी, तब तक आप नई चीजों को करने में असक्षम होंगे। सो चेरिश योर डिफीट एंड शाइन ऑन, इसलिए आप अपने डिफीट को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश। देख सकते हैं ये वाटरलू का युद्ध है जिसमें बहुत भयंकर पराजय हुई थी। ठीक है, अब अगला जो इडियम है आपका कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब आप समझ सकते हैं पैर ठंडा होना। पैर ठंडा होने का मतलब ही क्या हो गया कि टू स्केयर्ड आर नर्वस टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने से पहले या करने से पहले नर्वस हो जाना। जैसे मान लीजिए मुझे प्रेजेंटेशन देना है किसी टॉपिक पर, अब मेरा पैर ठंडा हो गया, इसका मतलब कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं इतने ज्यादा ऑडियंस के सामने कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं, कुछ लोगों को समझा सकूं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे कि जॉन डिडेंट गिव हिज क्लास प्रेजेंटेशन। जॉन एक बच्चे का नाम है, उसने अपना क्लास प्रेजेंटेशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही गॉट कोल्ड फीट। बिकॉज ही गॉट कोल्ड फीट मतलब ही बिकेम टू मच नर्वस, ही बिकेम टू मच नर्वस, या ही वॉज स्केयर्ड टू गिव द प्रेजेंटेशन। ठीक है,
ऑलराइट, और भी इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। आप देखिए, टू हैव अ कोल्ड फीट का मतलब टू सडनली बिकम नर्वस। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू बिकम सडनली नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग दैट यू हैड प्लान्ड डू। किसी कार्य को करने से पहले क्या हो जाना, पजल्ड हो जाना, नर्वस हो जाने को ही कहा जाता है टू हैव अ कोल्ड फीट। इट्स कॉमन फॉर पीपल, साधारणतः सभी लोग जानते हैं, टू हैव कोल्ड फीट बिफोर दे गेट मैरिज। शादी के पहले भी लोग बहुत नर्वस होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, भगवान जाने क्या होगा, भगवान जाने कैसी लाइफ होगी, कैसी वाइफ होगी, कैसा लाइफ होगा, कैसी जिंदगी होगी, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, टू रेज अ डस्ट, इस इडियम का मतलब क्या होता है? टू रेज अ डस्ट, आप जानते हैं, जैसे मैं अगर यहां खड़ा हूं, अगर धूल ऊपर उछाल दिया जाए तो मैं साफ साफ नहीं दिखूंगा, यह स्पष्ट है। तो आप देखते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रिएट कंफ्यूजन। टू रेज अ डस्ट का मतलब होता है टू क्रिएट कंफ्यूजन, राइट। आप इमेज से भी देख सकते हैं कि देखिए डस्ट उड़ा दिया गया है। देखिए डस्ट उड़ने की वजह से ये पता चल रहा है कौन व्यक्ति है, नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब आप देखते हो कभी कभी क्या होता है, युद्ध के समय हेलीकॉप्टर से धूल उड़ा दिया जाता है, जिससे दुश्मन के रडार्स में पकड़ में ना आए कि कितने हमारे आर्म्स, एम्युनिशन, टैंक्स और ऑल सब हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण इडियम्स है, ब्रिंग होम द बेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो हम ये जान लें कि बेकन का मतलब क्या होता है। तो यहां बेकन का मतलब जो होता है वो होता है मीट होता है। क्या होता है? मांस होता है। मैं आपको दिखाता हूं, तो देखिए ये होता है मांस का टुकड़ा, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है कि बैकन इज अ टाइप ऑफ मीट फ्रॉम पिग, मतलब सुअर के मांस को कहा जाता है बैकन। तो ऐसा माना जाता था कि जब व्यक्ति काम करने जाता था, काम करके पैसा अर्न करके आता था, तो वो साथ में घर आते समय बच्चों को खाने के लिए मीट ले आया करता था। बैकन मतलब सुअर के मांस को ले आया करता था। तो इसका जो आगे आशय होगा देख लीजिए, टू ब्रिंग द बैकन होम मीन्स होता है कि यू हैव फूड, मतलब आपके पास भोजन है, शेल्टर है, रहने की व्यवस्था है, क्लोथ्स फॉर योर फैमिली, मतलब आपके बच्चे के लिए क्या है, कपड़े हैं, भोजन है और शेल्टर है। तो ब्रिंग बैक बैकन का मतलब यही होता है। ब्रिंग होम द बैकन मीनिंग टू अर्न मनी। देखिए लिखा भी है डेफिनेशन, टू अर्न मनी बाय वर्किंग एट जॉब, मतलब पैसा कमाना। और कैसे कमाना? नौकरी करके पैसा कमाना। आप देख सकते हैं कि ब्रिंग होम द बैकन का मतलब क्या होता है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। बैकन का मतलब होता है मीट, और घर पे मीट ले आने का आशय यह है कि जॉब करके पैसा कमा करके, है ना, खाने पीने की सुविधाएं घर पर रखना। तो देखिए अब डेफिनेशन समझ में आएगा, टू अर्न मनी टू लिव ऑन, पैसा कमाना जिससे कि हम अपने जीविका को चला सकें। ठीक है, इफ जॉन इज गोइंग टू स्टे एट होम, यदि जॉन अपने घर रुकता है ना, तो विद द किड्स, अपने बच्चों के साथ, someone else will have to bring home the bacon, मतलब जॉन अगर घर पे रुकता है बच्चों की केयर करने के लिए, तो किसी और मेंबर को जाना होगा टू ब्रिंग बैक द बैकन, मतलब बाहर जाके किसी और मेंबर को नौकरी करना पड़ेगा, और वह व्यक्ति क्या करेगा, है ना, बच्चों को खाने पीने की सुविधाएं, व्यवस्थाएं रखेगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में जरूर आ गया होगा। अगला है, कैरी द डे का आशय क्या होता है? कैरी द डे का आशय होता है टू विन। कैरी द डे का मतलब, कैरी द डे का मतलब होता है कि दिन को बेहतर कर लेना। तो दिन बेहतर कैसे होगा? जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, जैसे आप मैच खेल रहे हैं, आप मैच में जीत गए, तभी तो कैरी द डे होगा। दिन को लाया आपने, दिन को लाया मतलब कुछ बेहतर किया आपने। टू बी सक्सेसफुल, किसी कार्य में आप सफल हुए, किसी प्रोजेक्ट में सफल हुए। अगर आप लॉयर हैं तो किसी केस को आपने फाइनल किया, कोई केस आपने जीत लिया, राइट। अब देखिए, आवर टीम डिडेंट प्ले वेल, हमारे टीम ने बहुत अच्छा नहीं खेला। आवर टीम डिडेंट प्ले वेल एट फर्स्ट, शुरुआत में हमारी टीम ने बहुत अच्छा नहीं खेला, बट वी कैरीड द डे इन द एंड, लेकिन लास्ट में वी कैरीड द एंड, मतलब शुरुआत में हमारी टीम ने बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन लास्ट में हमारी टीम ने क्या किया, जीत लिया। मतलब कैरीड द डे का मतलब
टू बी सक्सेसफुल मतलब विन कर लिया। देख सकते हैं आगे भी डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम डेफिनेशन को कई बार कई रिसोर्सेज से कई सोर्सेज से समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है। A synonymous for win the day, to carry the day, means to be victorious. This idiom is used especially in regard to winning debates or winning over people through arguments and speeches. इस स्पीच का प्रयोग वहां भी किया जाता है जब आर्ग्यूमेंट के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का फेवर प्राप्त करना, इस सेंस में भी इस इडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बट इज यूज्ड इन एनी सिचुएशन इन विच वन विंस। लेकिन इसका प्रयोग हम किसी भी सिचुएशन के लिए कर सकते हैं जहां पे हम विजय प्राप्त करते हैं। The game was close but the Titans carried the day। हाँ, इसका मतलब कि गेम क्लोज तो हो ही गया लेकिन टाइटन ने क्या किया, है ना, जीता। आप देख सकते हैं इस इमेज से भी एक चीज समझ में आएगी कि देखिए यह एक व्यक्ति है और बहुत सारे लोगों के ऊपर अपने स्पीच के माध्यम से प्रभाव जमाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगला देखिए बहुत ही अच्छा आइडियम्स है, टू स्टिक योर गन्स। स्टिक योर गन्स का मतलब होता है कि अपने पोजीशन पे खड़े रहना। मतलब अगर सामने से शत्रु है, सामने अगर एनिमी है तो गन स्टिक रहना, मतलब कोई भी आएगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मतलब अपने सिचुएशन को बहुत ही मजबूत इरादे से हैंडल करूंगा। तो देख सकते हैं आप इस इमेज को भी देख सकते हैं कि एक बंदा दोनों हाथ से गन लिया, इधर से आएगा तो इधर मारूंगा, इधर से आएगा तो इधर मारूंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या लिखा है, टू कीप योर पोजीशन इवन दो पीपल अटैक आर क्रिटिसाइज यू टू, है ना, रेजिस्ट। मतलब अपने पोजीशन पे अडिंग रहना जबकि पीपल आपको चारों तरफ से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वर्बल अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टिक टू वंस गन्स के बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, स्टैंड वंस, है ना, ग्राउंड, अपने स्थिति को मजबूत बनाए रखना होता है। स्टिक इट आउट, स्टिक, होल्ड वंस ओन, होल्ड वंस ग्राउंड, स्टैंड फास्ट, अपने स्थिति को मजबूत बनाए रखने के सेंस में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कम गो कैप इन हैंड। मतलब कहते हैं कम कैप इन द हैंड। कम कैप इन द हैंड का मतलब होता है कि जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे कभी कभी ऑफिसर लोग हैट लगाए रहते हैं और कोई अगर घटना घट जाती है तो अपना हैट उतार के रख देते हैं, तो वो सम्मान शो करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं। किसी किसी देश में क्या होता है, कैप उतार करके बेगिंग करते हैं, लोगों से हेल्प लेते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होगा हम समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। टू आस्क समवन इन अ पोलाइट, देखिए लिखा है ना, to ask someone in a polite and sincere way for something, especially money or forgiven। मतलब किसी व्यक्ति से जैसे हेड उतार देना, जैसे कभी कभी देख लें लोग, कभी कभी आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में मैरिज वगैरह का सीन होता है, लड़का गाड़ी मांगता है, कार मांगता है, उसका फादर, लड़की का फादर ले जाके मतलब पगड़ी रख देता है सामने कि बेटा मेरी इज्जत का सवाल है। तो बहुत पोलाइट पर्सन ही होता है जो ऐसा करता है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत रख दो। आप समझने की कोशिश करो ये सारी बातें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, आगे भी हम आपको और समझाते हैं। देखिए कम कैप इन हैंड, आप देख सकते हैं कि एक जेंटलमैन अपने कैप को रख करके क्या कर रहा है, बेगिंग कर रहा है कि लोग आएं और मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका भी वही सेंस होता है, टू कम कप इन द हैंड का मतलब यही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस इमेज से भी देखते हैं कि व्यक्ति हैट लिया है, इसका मतलब ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, टू मेनी आयरन्स, है ना, इन द फायर। टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब आपने कभी लुहार को देखा होगा। अब अगर लुहार ने कम से कम देख लीजिए इस इमेज के माध्यम से, है ना, एक आयरन, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 इन्होंने आइटम्स लोहे को आग में डाल दिया है। तो टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति अब बहुत बिजी है, क्योंकि उसे सारे लोहे को एक प्रॉपर आकार देना है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आई कांट टेक ऑन एनी मोर वर्क, भैया अब मैं कोई काम नहीं ले सकता। क्यों? आई हैव ऑलरेडी गॉट टू मेनी आयरन्स इन द फायर, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली
बिजी। अब मैं बहुत व्यस्त हूं, अब मैं और काम नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं अब ये आयरन मतलब जो लोहार है ना, क्या ये दूसरा काम लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बहुत ज्यादा काम है। तो देख सकते हैं आप, डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं, टू मच टू डू एट द सेम टाइम। टू मच टू डू एट द सेम टाइम, इसका मतलब मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, अब मैं आगे नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, ओके। अब आप देख लीजिए मैन ऑफ स्ट्रा। तो देखिए कितना प्यारा इडियम्स है। स्ट्रा का मतलब क्या होता है? घास होता है। ठीक है, लोग कभी कभी कहते हैं ना, क्या मुझे घास फूस समझ लिया है क्या? तो मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब आप समझ सकते हैं अ वीक पर्सन, एक साधारण व्यक्ति, है ना। तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रा एंड कांट फेस ऑपोजिशन। वह व्यक्ति बहुत साधारण है, वह लोगों को फेस नहीं कर सकता, लोगों के सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता। तो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रा एंड कांट फेस द पोजीशन। अब देखिए अगला बहुत ही फेमस है, मैन ऑफ लेटर्स, है ना। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर का मतलब होता है क्या? विद्वान व्यक्ति होता है, जैसे अ स्कॉलर, है ना, एजुकेटेड रिस्पेक्टेड पर्सन। एक वह व्यक्ति जो स्कॉलर हो, एजुकेटेड पर्सन हो, राइट। आवर लवली टीचर, है ना, मिस्टर लाइट इज अ मैन ऑफ लेटर्स। आप कह सकते हो मेनी अ मैन ऑफ लेटर्स हैव कम, मेनी स्कॉलर्स हैव कम, मेनी एजुकेटेड पीपल हैव कम। तो आप कह सकते हैं कि माई टीचर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो स्कॉलरली पर्सन को कहा जाता है। अगला है एट अ लो की। एट अ लो की इडियम्स का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है एट रिड्यूसिंग। एट अ लो की का अर्थ क्या होता है? एट रिड्यूसिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अगला जो इडियम से देख सकते हैं, बी इन कंफ्यूज। देखिए क्या, एट क्रॉस रोड्स। एट क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? वेट अ मिनट प्लीज। एट क्रॉस रोड का अर्थ क्या होता है? तो देखिए एट क्रॉस रोड का अर्थ क्या होता है कि अ पॉइंट वेयर एन इंपॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी मेड। क्रॉस रोड का मतलब होता है बी इन कंफ्यूजन, राइट, बिकॉज ऑफ मेनी चॉइसेस। क्रॉस रोड का मतलब होता है ना, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, कहां जाऊं, कंफ्यूजन में होना, डायलेमा में होना। आप देख सकते हैं ये जेंटलमैन कहां है, एक क्रॉसवे पर है ना। इनको ये नहीं समझ में आ रहा मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इस साइड जाऊं, है ना, इधर काम है, काम की तरफ जाऊं कि कॉलेज की तरफ जाऊं। ठीक है, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है स्टूडेंट के लिए कि भाई पैसा नहीं है तो चलूं काम कर लूं, फिर पढ़ाई भी जरूरी है, इधर जाऊं। तो ऐसी स्थिति आना लाइफ में कि हम किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाएं, राइट। तो एट क्रॉस रोड का मतलब ही होता है कंफ्यूजन में होना, कहां जाऊं, क्या करूं। अब देखिए एट स्टेक का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा इडियम्स है। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगना। जैसे मैंने कहा कि गाइज अगर मैं कुछ ऐसी गलती करूंगा तो मेरी नौकरी दांव पर लग जाएगी। इफ आई टेक ब्राइब, अगर मैं रिश्वत लेता हूं, माई जॉब विल बी एट स्टेक। तो आप यह कह सकते हैं कि दांव पर लग जाना। क्या लग जाना? दांव पर लग जाना, मतलब खतरे में पड़ जाना। तो आप देख सकते हैं एट स्टेक डेफिनेशन, इफ समथिंग दैट इज वैल्यूएबल इज एट स्टेक, इट इज इन अ सिचुएशन वेयर इट माइट बी लॉस्ट। ठीक है, तो एट स्टेक मतलब देख सकते हैं आप इम्प्लीकेटेड, कंसर्न्ड एट, देख सकते हैं लिखा है एट रिस्क। ठीक है, इन जेओपेरिटी। तो कहने का मतलब एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगना, रिस्क पर अपनी नौकरी लग जाना, इसे हम लोग बोलते हैं एट स्टेक। अब देखिए नॉकिंग, देखिए बहुत अच्छा इडियम्स है। नॉकिंग ऑन हीवेंस डोर का मतलब क्या होता है? नॉकिंग ऑन हीवेंस डोर मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति के मौत का समय लगभग लगभग करीब आ गया हो। तो देख सकते हैं कि टू बी डाइंग या टू बी क्लोज टू डेथ। नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर का मतलब होता है मौत के काफी करीब होना। जैसे देख सकते हैं आवर डॉग इज ओवर 15 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि जब लोग डॉग खरीदते हैं तो पूछते हैं कितने साल तक ये जीवित रहेगा।
तो डॉग बेचने वाला कहता है भैया 15 साल तक ये जीवित रहेगा, 15 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, उनकी लाइफ ही है 15 साल। तो क्या होता है कि 15 ईयर्स जब लगभग 14 साल हो जाता है, 14.5 साल हो जाता है, तो कई मालिक लोग जान लेते हैं कि अब मेरा डॉग मेरे पास नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो आवर डॉग इज ओवर 15 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज परफेक्टली सिक, प्रिटी सिक, मेरा जो डॉग है वो प्रिटी सिक है, थोड़ा बीमार है। ही इज नॉकिंग ऑन द हेवेंस डोर, इसका मतलब अब उसके अंतिम दिन आ गए हैं। आप ये कह सकते हैं क्लोज टू डेथ, क्लोज टू डेथ। नॉकिंग ऑन द हेवेंस डोर मतलब क्लोज टू डेथ। आप इस पेशेंट को देख सकते हैं, इनकी कंडीशन बहुत खराब है और अब डॉक्टर ने कह दिया अब 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो ही इज नॉकिंग ऑन हेवेंस डोर। ठीक है, नेक्स्ट है फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। फायर ऑन ऑल सिलेंडर का समझ रहे हैं आप ना, जैसे घर पे 50-60 मेहमान आ जाएं, तो आपके पास 2 किचन है या 2-3-4 सिलेंडर हैं, तो आप क्या कहेंगे, सभी में आग लगा दो। मतलब कहने का आशय यह है कि सबको चालू कर दो और फटाफट काम करो, जिससे काम जल्दी हो जाए और सबको भोजन मिल जाए। तो फायर ऑन ऑल सिलेंडर का मतलब आप देख सकते हैं ढेर सारे सिलेंडर हैं घर में, जैसे कभी कभी 2-4 सिलेंडर लोग रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कोई गेस्ट आ जाए तो भाई सारे सिलेंडर में क्या करो आप, आग लगा दो, मतलब सिलेंडर को चालू कर दो जिससे काम जल्दी हो जाए। तो देखिए लिखा क्या है, फायर ऑन टू ऑपरेट परफॉर्म फंक्शन है ना, आर प्रोसीड एक्सेप्शनली वेल एट द ग्रेट पॉसिबल स्पीड आर एफिशिएंसी, किसी काम को तीव्र गति से करके परफॉर्मेंस देने को ही कहा जाता है फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। ठीक है, टू ऑपरेट परफॉर्म फंक्शन आर प्रोसीड एक्सेप्शनली वेल आर एट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड आर एफिशिएंसी। देख सकते हैं कि एक मैडम है, कई काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो फायर ऑन ऑल सिलेंडर का मतलब ही हो गया कि किसी काम को बहुत तीव्र गति से करके रिजल्ट को देना। ठीक है, ब्रेक योर डक। ब्रेक योर डक का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्रेक योर डक का मतलब क्या होता है, किसी काम को पहली बार करना। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई कांट कैच अ फिश, है ना, व्हेन आई गो फॉर फिशिंग, आई रियली होप आई ब्रेक डक, है ना, टुमारो। मतलब ठीक है, मैंने बहुत कोशिश किया मछली पकड़ने के लिए, आज मैं नहीं पकड़ पाया तो कल मैं श्योर पकड़ लूंगा। इसका मतलब टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं मछली भाई पहली बार पकड़ने गया नहीं पकड़ पाया, मैं कोशिश करूंगा अगली बार श्योर ज्यादा से ज्यादा पकड़ लूंगा। राइट, तो आप देख सकते हैं अगर ये लड़का बेचारा पहली बार अगर स्केटिंग कर रहा है वाटर पे, तो आप समझ सकते हैं क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ब्रेक योर डक का मतलब होता है टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्रेक योर डक का मतलब होता है कोई कार्य पहली बार करना। तो जब भी कोई कार्य आप पहली बार करते हैं तो बहुत बेहतर नहीं होता है, आपको परेशानियां होती हैं। देख लीजिए बच्चा अगर पहली बार तैर रहा है तो इसे दिक्कत जरूर हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए टू प्ले डक एंड रेक्स, बहुत ही प्यारा एडिम्स है। तो प्ले डक एंड रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी। प्ले डक एंड रेक का मतलब होता है पैसे को वेस्ट करना। अरे भाई बड़े बड़े लोग हैं तो क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आई हेट प्लेइंग डक्स एंड रेक्स, मुझे पैसे मैंने फालतू का खर्च करना खराब लगा, इसीलिए मैंने क्या किया, सो आई बॉट BMW कार, इसीलिए मैंने एक BMW कार ले लिया। हालांकि BMW कार भी खरीदना वेस्ट मनी है, लेकिन क्या है, आई हेट प्लेइंग डक्स एंड रेक्स, मुझे फालतू के पैसे इधर उधर खर्च करना बेकार लगा, इसलिए मैंने क्या लिया, BMW ले लिया भाई, सिंबल ऑफ स्टेटस ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, है ना। तो डक्स एंड ड्रेक्स का भी एग्जांपल है। देखिए दिस जेंटलमैन इज डूइंग टू मच शॉपिंग, इट मींस ही इज आल्सो प्लेइंग ड्रेक एंड डक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो इस प्रकार से पैसे को अपने खर्च करते हैं। राइट, तो बहुत सारे लोगों का नेचर देखिए, यू डोंट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। देखिए डक्स एंड ड्रेक का एक इमेज है जिसका मतलब ही होता है कोई चीजें वेस्ट करना, टाइम, समय, पैसा, व्हाटएवर। राइट, तो डोंट प्ले डक्स एंड ड्रक गाइस एंड ट्राई टू सेव मनी। अगला है शॉट, है ना। तो क्या होता है, अ बिग शॉट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ बिग शॉट। बिग शॉट का मतलब देख सकते हैं इस इमेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जैसे अ बिग शॉट मतलब होता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा हो। आप कह सकते हैं कि ही इज अ बिग शॉट।
राइट। आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ बिग शॉट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। तो बिग शॉट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यू कैन से डोनाल्ड ट्रंप इज व्हाट, ही इज द बिग शॉट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। गेटिंग वीआईपी पर्सन हम इसे कह सकते हैं, बिग शॉट को वीआईपी पर्सन कर सकते हैं। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है गाइस? तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि माना जैसे कमांडोज जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनको ऑब्स्टेकल दिया जाता है झेलने के लिए, राइट। तो जाहिर सी बात है उन्हें कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन क्या है डिसगाइज, लेकिन आंतरिक रूप से क्या होते हैं, वो मजबूत होते हैं, उनको एक ब्रांड मिलता है, उनको एक नाम मिलता है। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं यू कैन से समथिंग इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है, इफ इट अपीयर्स टू बी बैड फर्स्ट एट फर्स्ट, कोई चीज शुरुआत में खराब लगता है, जैसे बचपन में माता पिता बच्चे को मारते हैं कोई गलत कार्य करने के लिए, बच्चे को उस समय बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह बच्चे के अंदर सुधार दिन पर दिन आता रहता है, बट इट रिजल्ट्स इन समथिंग अ वेरी गुड इन द एंड, लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उसे ही कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, या ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इन ब्लेसिंग डिसगाइज का मतलब आप देख सकते हैं एक और डेफिनेशन है, समथिंग सीम्स बैड, है ना, या मिसफॉर्च्यून बिहाइंड इट बट गिव्स अ गुड रिजल्ट अल्टीमेटली, लेकिन लास्ट में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देता है। अ वॉइस इन विल्डरनेस का मतलब क्या होता है, अ वॉइस इन द विल्डरनेस इडियम का मतलब क्या होता है, अ वॉइस इन विल्डरनेस का मतलब क्या होता है कि यू आर अ वॉइस इन विल्डरनेस मींस आर अ वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस का मतलब होता है इफ यू आर एक्सप्रेसिंग एन अनपॉपुलर आर पॉइंटलेस इनसाइट, अगर आप किसी अनपॉपुलर बात को किसी के सामने रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अ वॉइस इन द विल्डरनेस, मतलब किसी बात को आप सही तरीके से अगर नहीं रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अ वॉइस इन विल्डरनेस, ठीक है। आप कह सकते हैं फिर डेफिनेशन पढ़े, यू आर अ वॉइस इन विल्डरनेस आर अ वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस इफ यू आर एक्सप्रेसिंग, यदि आप किसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एन अनपॉपुलर ओपिनियन, कोई ऐसा अनपॉपुलर ओपिनियन रखते हैं जिसका आज के समय में कोई वैल्यूज नहीं है, आर इनसाइट। अब देखिए बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक आर, है ना, आंसरिंग क्वेश्चन। मतलब जैसे बच्चे ने पूछा कि सर हमें नाउन के बारे, नाउन का डेफिनेशन दीजिए, और आप क्या कर रहे हैं, नाउन 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 50 बार नाउन नाउन ही कर रहे हैं, इधर उधर ही बातें कर रहे हैं, नाउन का डेफिनेशन आप नहीं बता रहे हैं। मतलब जो कहा जाए वो न करना, उसी के आगे पीछे की बातें करना, लेकिन टू द पॉइंट बातें न करना। तो लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिस्कस दिस प्रॉब्लम। इधर उधर की बातें ना करके चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है भाई, रेड अलर्ट का मतलब ही होता है, आप जानते ही हैं, अलर्ट होना। तो रेड अलर्ट का डेफिनेशन क्या है, देखिए, द फाइनल स्टेज ऑफ अलर्ट इन विच एनिमी अटैक अपीयर्स। भाई रेड अलर्ट का मतलब होता ही है कि रेड अलर्ट का मतलब इट मे बी अ टेररिस्ट अटैक, इट मे बी एनिमीज अटैक, या इट मे बी एनी काइंड ऑफ अटैक, उसे ही रेड अलर्ट कहा जाता है। कि ब्रॉडली अ स्टेट ऑफ अलर्ट, है ना, ब्रॉट ऑन बाय इंपेंडिंग डेंजर, इसका मतलब किसी खतरे का आभास होने को ही कहा जाता है रेड अलर्ट। अगर ये चीजें हैं, आप देखिए इस तरह कुछ लगा हुआ है तो इट मींस कि रेड अलर्ट है। अब राइज फ्रॉम द एशेस का मतलब क्या होता है, राइज फ्रॉम द एशेस का मतलब ही होता है कोई चीज शुरू से लेकर के ऊपर उठाने को कहा जाता है टू रिकवर आफ्टर अ सीरियस फेल्योर, टू रिकवर आफ्टर सीरियस फेल्योर, या टू रिकवर फ्रॉम अ सीरियस डिजास्टर, किसी बड़े डिजास्टर से रिकवर करने को ही क्या कहा जाता है, राइज फ्रॉम एश। एश का मतलब क्या होता है, सॉरी गाइज, एश का मतलब क्या होता है, राख होता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आया, सब कुछ राख हो गया, कहीं आग लग गई, सब कुछ राख हो गया। अब गवर्नमेंट ने वहां फैसिलिटी देकर सारी चीजों को क्या किया, आगे बढ़, जैसे कि a few months after the earthquake large sections of the city had risen from the ashes,
मतलब अर्थक्वेक के बाद पूरा शहर का देख सकते हैं आप, पूरा शहर ही एकदम विनष्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रिहैबिलिटेशन, पुनर्निर्माण का कार्य किया और सब कुछ फिर से सही होगा। टू रिकवर फ्रॉम द सीरियस डिजास्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली राइज फ्रॉम द एशेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में आई डिस्कस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता यू कैन डिसलाइक द वीडियो। गाइज it's my humble request, if you are new, so please subscribe the channel so you will be notified with our latest videos. And one more request, please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And final request is that please pass your valuable comment. According to your comment I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.